तो आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का जो हमारा मेन मोटिव है दैट इज कि हमें आज की क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना है। लेंस मेकर फॉर्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि वो एग्जाम में डेरिवेशन आता ही आता है 5 मार्क्स का। उसका डेरिवेशन तभी आप कर पाएंगे जब आप ये डेरिवेशन समझेंगे, क्योंकि इसी डेरिवेशन को 2 बार लगाते हैं तो क्या बन जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके और लेंस मेकर फॉर्मूला के बीच में आप एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। जैसे आप 10th में थे तो आपने मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल किए होंगे, जहां पे न्यूमेरिकल कुछ इस तरह थे कि 1/v + 1/u = 1/f मिरर फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f लेंस फॉर्मूला। उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था, फोकस पता होता है तो इमेज निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, वो सब सवाल आप लोग किए हुए हैं। तो पहले ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर आप लेंस फॉर्मूला या लेंस मेकर फॉर्मूला समझते हैं। तो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे हमने इंसिडेंट कराया। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये कुछ नहीं होता तो ये सीधा ही निकल जाना था इसको, लेकिन इस सरफेस की वजह से इसमें क्या आ गया, थोड़ा सा झुकाव आ गया, जिसकी वजह से इस तरह आया। और ये एंगल जिससे ये झुका है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस एंगल को मैंने θ1 माना है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ आई। ये दोनों और ट्रायंगल बने हैं कि अगर उसी नॉर्मल को आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं तो कहां पहुंच रहा है, वो सी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो इसे हमने θ2 माना है और इसे हमने θ3 माना है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, जो यहां पे tan θ1 मैंने h/u लिख दिया है, तो mn जो डिस्टेंस है उसको मैंने h माना हुआ है, और ये जो u है तो ये o से लेकर इस पॉइंट तक की ही दूरी है ना, जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। पर m तक कैसे ले लिया, यहां तक कैसे ले रहे इस ट्रायंगल को, तो ये मानते हैं कि हमारा जो आर्पेचर है वो क्या है, छोटा है। और अगर आर्पेचर छोटा होगा तो mn में और m ये कर्व वाले जो लाइन है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये हमारा अजम्पशन है क्योंकि आर्पेचर छोटा है। आर्पेचर छोटा होगा तो दिस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये एक एंगल है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल देखिए, ONC। ONC ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। ONC ट्रायंगल का अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो I = θ1 + θ2 लिख सकते हैं क्या, मैंने लिख दिया था I = θ1 + θ2, whereas R + θ3 will be equal to θ2। ट्रायंगल CNP दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। यही दो इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है। एंगल I = θ1 + θ2, इसको जहां लिखा होगा वहां लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल ONC एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। वो इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि उसको नहीं लिखेंगे तो फिर ONC में I = θ1 + θ2, तो बाद में आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हो गया। लिख दिए सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और ये भी वही लिखा हुआ है। θ2 = R + θ3 इन ट्रायंगल NPC। इन ट्रायंगल NPC सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये अगर आपको लॉजिकली क्लियर है तो अब जरा ध्यान से देखिए, कैन आई राइट एंगल I इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, θ1 + θ2। θ1 और θ2 यहां है। when the angles are very small, when the angles are small, I can write tan θ is equal to directly θ, approximately equal to θ। ये हम लोग लिख सकते हैं। इवन sin θ कैन बी रिटन एज θ ओनली, ये हम लिख सकते हैं। इसको एक बार चेक करके आप देख सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है किसी के पास? मैं कह रहा हूं कि tan θ θ के बराबर होता है, ये मैथ्स में ऐसा होता है, हम लोग चेक कर सकते हैं। आप एक काम करिए, tan ऑफ 15 डिग्री निकाल के मुझे बताइए कितना वैल्यू होता है। tan ऑफ 15 डिग्री, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो tan 15 डिग्री मुझे निकाल के दिखाइए क्या होता है। कैलकुलेटर से आप tan 15 बताइए क्या होता है। tan ऑफ 15 डिग्री क्या आंसर आ रहा है, 0 पॉइंट, क्या आंसर आ रहा है बताइए, 0 पॉइंट, कोई निकाल भी रहा है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूं, 0.26, दैट्स इट, 0.26। और अब आप एक और दूसरा काम कीजिए, आप tan का 15 डिग्री को और आप क्या बोलते हैं, पाई 15 डिग्री को आप क्या बोलेंगे, π/12 बोलेंगे क्या?
15 डिग्री कैन बी सेट एट पाई बाई 12, पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14 बाई 12 करिए कैलकुलेटर से, 3.14 बाई 12 0.26। तो जब एंगल छोटा था तो थीटा और एंगल दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, ये प्रूफ हो गया कि tan थीटा जब एंगल छोटा होता है तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकली, ये कैलकुलेटर से प्रूफ हुआ ना, ये तो हमने किया नहीं। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर साइन ऑल्सो। तो ये अगर बराबर है तो कहने राइट, इसीलिए मैंने यहां पे जो लिखा है ना थीटा 1 और थीटा 2, तो अभी थीटा 1 के जगह पे और थीटा 2 के जगह पे कैन आई राइट एंगल I इज इक्वल टू थीटा 1 के जगह h बाई यू और थीटा 2 के जगह h बाई आर लिख सकते हैं क्या? कोई इशू नहीं। r की बारी आई, r इज इक्वल टू कैन आई राइट थीटा 2 माइनस थीटा 3, r इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 3, r इज इक्वल टू थीटा 2 कैन बी रिटन एज h बाई आर माइनस h बाई वी। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n2 है, कैन आई राइट n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं क्या? बताइए। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कैन आई राइट दिस साइन i बाई साइन r होता है n2 बाई n1, साइन i बाई साइन r n2 बाई n1, तो आई कैन राइट दिस। अच्छा, मैंने बताया साइन थीटा भी थीटा हो जाता है जब एंगल क्या हो? छोटा हो। तो कैन आई राइट n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर लिख सकते हैं। बस i और r जो आपने लिखा है उसको आप यहां पे क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां तक पहले लिख लीजिए। ये डायग्राम तो सबने बना ही लिया होगा, डायग्राम बना चुके ना सब लोग? मिटा दूं अब डायग्राम को, क्योंकि अगले स्टेप पे डेरिवेशन ही होना है। या ये सब ये मिटा देता हूं, ये तो आप लिख चुके हैं ना, ये मिटा रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो n1 इंटू आई के जगह पे कहना है राइट एच यू प्लस एच बाई आर ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू n2 h बाई आर माइनस h बाई वी लिख दिया। इसमें i और r की वैल्यू को पुट कर दिया। अब मुझे चारों में ना h दिख रहा है, मैं काट दूं, कट गया। कैन आई राइट n1 बाई यू प्लस n1 बाई आर इज इक्वल टू n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी लिख सकते हैं। n1 और n2 ये इसको इधर ले लेते हैं, r वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे n1u प्लस n2v इज इक्वल टू n2 बाई आर माइनस n1 बाई आर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एक और लाइन और किया जा सकता है, यहां से 1 बाई आर कॉमन ले सकते हैं, n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर n1 माइनस n2 माइनस n1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार यहां तक कंप्लीट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ये मिटा सकता हूं इधर जो लिखा है, ये मिटा रहा हूं। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, साइन कन्वेंशन जब हम लोग यूज कर रहे हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जब आप यूज करेंगे तो आप क्या मानते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से? दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। ये वाला अगर पॉजिटिव है तो कहना इसे कि MC इज इक्वल टू R इज पॉजिटिव R एंड MP इज इक्वल टू V इज पॉजिटिव V, whereas OM इज इक्वल टू U विथ कन्वेंशन दिस इज माइनस U। ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और ये विथ साइन हो गया।
साइन कन्वेंशन के साथ आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिकॉज इसके इधर जो चीज होती है उसको नेगेटिव मानते हैं और इसके उधर जो चीज होती है उसको पॉजिटिव। तो अब विथ कन्वेंशन आप इस फॉर्मूले में चीजों को डालिए। जब आप कन्वेंशन के साथ डालेंगे तो आप क्या डालेंगे, देखिए, माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर n2 माइनस n1, और इसको थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे तो क्या लिखेंगे, n2v माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई आर ब्रैकेट n2 माइनस n1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। किसी भी स्फेरिकल सरफेस में ये फॉर्मूला आप लगा के u, v और r के बीच में एक रिलेशनशिप विथ इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख सकते हैं। डन। कोई डाउट है इस पूरे डेरिवेशन में तो पूछिए, कोई डेरिवेशन में डाउट है? दिस इज इक्वल टू दिस, यहां से h कॉमन आएगा, यहां से भी h कॉमन आएगा, कट जाएगा। हर जगह अगर एक ही चीज लिखी हो वो तो काटी जा सकती है। एक क्वेश्चन लिखिए। तो ये डेरिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं पूछा तो लेंस मेकर फॉर्मूला तो पूछेगा ही, और लेंस मेकर फॉर्मूला अगर पूछेगा तो वहां पे 2 बार इसी डेरिवेशन को करना है अलग अलग सरफेस पे। डन। हो गया? क्वेश्चन लिखिए। Light from a point source in air, light from a point source in air falls on a spherical glass surface, falls, light from a point source in air falls on a spherical glass surface, light from a point source in air falls on a spherical glass surface, ब्रैकेट में लिखिए n इज इक्वल टू 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आपको इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है। डन। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस is 100 centimeter, is 100 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? At what position the image is formed? Image कहां पर बना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इमेज कहां पर बना है। बताना है आपको इमेज कहां पर बना है। कितने वेरिएबल हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। 5 में से आपसे क्या पूछ रहा है, वो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ है, यानी आपको V पूछ रहा है। यानी 4 चीजें आपको दी हुई होगी। n2 दिया हुआ है 1.5, n1 दिया हुआ है 1, लिखा नहीं है पर एयर बोल दिया तो 1 ही है। R दिया हुआ है डायरेक्टली, 1 2 3 और 4। अच्छा U भी दिया हुआ है ना शायद। बस सारी चीजें दी हुई है, आपसे कह रहा बताओ भाई आगे क्या होगा। ये भी नहीं बना पाएंगे तब दिक्कत है। आंसर क्या रहा बताइए।
क्या चीज? आंसर कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर आया। कि सारा कुछ डाल के भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। चलिए देखिए, N2 इज 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यू कितना दिया हुआ है? यू इज 100। तो 100 है तो माइनस 100 यूज करेंगे, इज इक्वल टू 1 बाई आर 20, 1.5 माइनस 1, 1.5 बाई वी प्लस 1 बाई 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5 हो गया, एक बार में 4 बार में। 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 100। 1.5 बाई वी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 200, 200। 5 माइनस 2 दैट इज 3 बाई 200। 1.5 वी इज इक्वल टू 3 बाई 200। दिस implies v is equal to 3 by 2 into 200 by 3। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, v is equal to positive 100 सेंटीमीटर। आंसर। आपने जो गलती किया होगा वो कन्वेंशन नहीं यूज किया होगा। किसी भी फॉर्मूले में जब कभी भी आप वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा विथ कन्वेंशन ही आप पुट करते हैं। विथ कन्वेंशन मतलब जो चीजें आपको पता होती है वो आप विथ साइन यूज करते हैं, जो चीजें नहीं पता होती है वो ऑटोमेटिकली विथ साइन आ जाता है। तो एकदम नियम बांध के लिख लीजिए, जो चीजें सवाल में दी गई हैं उसको हमेशा हम विथ साइन यूज करते हैं, और जो चीजें नहीं पता होती हैं उसको आप छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिकली विथ साइन आंसर में आ जाता है। हेडिंग डाले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिटा दो इसे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही है। मैग्निफिकेशन इज व्हाट? क्या साइज का ऑब्जेक्ट था और क्या साइज का हो गया। सपोज ये इस तरह से कुछ एक सिस्टम काम कर रहा है और यहां कहीं पे आपका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो सपोज दिस इज एच आई, दिस इज एच ओ। एक रे जो यहां से ऐसे होते हुए यहां से जुड़ेगी, इसको अगर मैं बोलूँ फाई 1, इसको मैं बोलता हूँ फाई 2। ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है? सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर केस में ये डिस्टेंस इज कॉल्ड एज u, एंड यहाँ से एक लाइट रे ऐसे होके वहाँ तक जाएगी, इसको आप बोलेंगे f। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे? f कहेंगे। और यहाँ से यहाँ की दूरी को आप क्या कहेंगे? v कहेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो काम खत्म। ये n1 और ये n2। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ आप क्या लिख सकते हैं बताइए? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ आप क्या लिखेंगे? साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, इधर n1 और इधर n2। यहां पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? यहां पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? दिस इज ओनली एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे टकरा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ फाई 1 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ फाई 2। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और चूंकि मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि साइन थीटा जब छोटा होता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है? थीटा के। तो कहने राइट n1 फाई 1 इज इक्वल टू n2 फाई 2। यहां तक कोई डाउट है? अब यहां जरा ध्यान से देखिए, फाई 1 कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाई बेस h नॉट बाई u, और फाई 2 कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज h i बाई v। पुट कर दीजिए n1 इंटू कहा गया h नॉट बाई u इज इक्वल टू n2 इंटू h i बाई
V। मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं HI/HO होता है, पढ़े थे ना। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI/HO बाकी सबको एक तरफ भेज दीजिए, क्या आएगा N1V इंटू N2U के बराबर। गॉट इट। और आपने पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U होता है, नहीं होता है। मैग्निफिकेशन इज V/U। ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी चीज थी, जब हमने पुट किया तो यहां पे मुझे नेगेटिव साइन डालना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किस तरफ है, इस तरफ। और जब HI लिख रहा था तो यहां पे भी एक नेगेटिव साइन डालना चाहिए था, बिकॉज HI किधर था, नीचे की ओर। जो चीज इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव। और जो चीज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। U इस तरफ था तो इसके लिए नेगेटिव, और U इस तरफ था तो पॉजिटिव। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक नेगेटिव इधर है, एक नेगेटिव इधर, कैंसल आउट हो जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू N1V/N2U। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हेडिंग डाले, नहीं बनाया अब तक, जल्दी जल्दी लिखिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, एक बार और समझा दें। क्या है? हमने इस पर्टिकुलर सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाया है। स्नेल्स लॉ लगाते हैं मतलब फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के बीच में फर्स्ट मीडियम इंटू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर बाई सेकेंड मीडियम। साइन आई को हम साइन ऑफ I1 और साइन आर को साइन ऑफ I2 लिख सकते हैं। साइन आर और साइन आई को हमने इस तरह से चेंज कर लिया, I1 और I2 में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन थीटा जब छोटा होता है तो उसके लिए थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली टैन थीटा भी जब छोटा होता है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे N1 φ1 इज इक्वल टू N2 φ2 और θ1 को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। आप कहेंगे सर आप हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो साइन है, तो साइन में हाइपोटेन्यूज यूज होता है, क्या फर्क पड़ता है, टैन थीटा भी थीटा के बराबर, साइन थीटा भी थीटा के बराबर। और थीटा तो आप टैन का यूज करो, साइन का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्यों चाहिए था साइन टैन थीटा, बिकॉज मुझे ये और यही चाहिए था, तो मैं ये लेके क्या करूंगा, मुझे इस डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं है ना। आई वॉन्ट टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो एंड हाइट एंड इमेज डिस्टेंस, तो इसलिए हमने ये यूज किया। अब दोनों विद कन्वेंशन हमने पुट किया, सब कटपिट किया, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया N1V/N2U। इसके ऊपर अगर छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो शायद आप अब सॉल्व आसानी से कर लेंगे। कोई दिक्कत? लिख लिए? डायग्राम तो बना ही लिया होगा। चलिए हेडिंग डालिएगा, थिन लेंस फॉर्मूला। हेडिंग डालिएगा थिन लेंस फॉर्मूला। ऐसा लेंस फॉर्मूला तो आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो लेंस फॉर्मूला नहीं जानता है, पर उसका डेरिवेशन हम लोगों को सीखना है कि हाउ विल डिराइव इट। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब इस तरह से जाके किसी लेंस पर टकराता है तो दिस इज AB, इट पासेस थ्रू फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग U कहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग F कहते हैं, और जहाँ पर ये इमेज बन रहा होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग V कहते हैं। तो इसी प्रकार से, और एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए वी ऑलवेज रिक्वायर टू रेज। हमें दो रेज की आवश्यकता पड़ती है। इसको मैं बोल रहा हूं B डैश A डैश, दिस इज कॉल्ड एज B डैश A डैश। यहां पर एक ये O है, दिस इज D एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज F, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज F। ठीक है, ये डायग्राम
पहले बना लीजिए, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन चेक करते हैं। हेडिंग डालना है थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। सबने लिख लिया? ध्यान से देखें, ट्रायंगल ODF एंड ट्रायंगल B' A' F, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें। किधर? ये लास्ट क्लास नहीं आए थे क्या? लास्ट क्लास नहीं आए थे क्या? बट उसका डायरेक्शन सर आप इसका सर ये वाला हाँ उधर दिखा रहा है। तो कहाँ से पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जब पास करती है तो उसका क्या होता है? सीधे पास करेगा, यानी उसी रास्ते पर बाउंस बैक कर जाता है। तो जिस रास्ते आया उसी रास्ते बाउंस बैक कर गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? बाई एनी कंडीशन आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A' B' बाई दिस साइड इज दिस के बराबर, A' B' इज इक्वल टू DO एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दैट इज B'F इज इक्वल टू OF। कैन आई राइट दिस? इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो पूछिए। इन दोनों ट्रायंगल में ब्लू से बना दूं? ये दोनों सिमिलरिटी वाला ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर अभी प्रूफ किया है, तो मैं कह रहा हूं दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। लिख सकते हैं? ठीक है। हाँ, अब देखिए मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं जो दूसरा सिमिलैरिटी है ट्रायंगल का। मैं कह रहा दिस, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये वाला ट्रायंगल। ये भी दिखाई दे रहा है? इसको हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, सेकंड कंडीशन ट्रायंगल, इधर से लिख रहे हैं अगर तो OAB एंड ट्रायंगल OAB लिखा तो OA', इन दोनों में अगर मैं लिखूं तो कहना ही राइट A' B' बाई AB इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस BO, सॉरी दैट इज B' O by BO. Can I write this? This distance by this distance is equal to this distance by this distance. लिख सकते हैं? ये दोनों इक्वेशन को जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें कॉमन दिखाई देगी, और एक कंक्लूजन तो मैं लिख ही सकता हूं, AB इज इक्वल टू OD के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। AB इज इक्वल टू OD के बराबर है बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर मैं AB की जगह OD लिखा हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि इसका LHS और इस इक्वेशन का LHS बराबर ही है। कह सकते हैं? कैन आई इक्वेट RHS ऑफ बोथ दी साइड्स? मैं RHS को इक्वेट कर देता हूं। RHS इज B' F बाई OF इज इक्वल टू B' O बाई BO। अब मैं इसके अर्थ का डायरेक्ट लिखता हूं, B' F यानी ये दूरी है। कैन आई राइट दिस एज V माइनस F? इसको लिख सकता हूं V माइनस F। पूरे में पूरे यहां से यहां तक V है
उसमें से f माइनस करेंगे तो ये बचेगा, अच्छा, होल डिवाइडेड बाई ओ एफ ही लिख दो इज इक्वल टू बी डैश ओ कहाँ है, बी डैश ओ, इसे मैं v लिख रहा हूं, और बी ओ इज u। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं, अच्छा, यहां के बाद इसको आप, अच्छा, इस यहां तक लिखिए, उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे विद साइन कन्वेंशन, ये वाला लिख लीजिए, तो मैं यहां पे साइन कन्वेंशन बता देता हूं क्या होगा। यहां से यहां तक लिख लीजिए, तो ये मिटा लूंगा मैं ताकि मैं साइन कन्वेंशन बता सकूं आपको। ठीक, ये डायग्राम तो बना लिया था ना आपने पहले, है ना, तो बस जल्दी जल्दी लिखिए, मुझे बस वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मिटा दो ना अब। चलिए, तो ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मिटा रहा हूं। अब ये अगर समझ में आ गया है तो साइन कन्वेंशन क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, व्हाट आई कैन से इज u नेगेटिव होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा बिकॉज ये इस तरफ है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और v भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसका रीजन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यानी दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। कोई दिक्कत? अगर साइन कन्वेंशन आपने लिख लिया है, देन इस वाला जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इस पे आप साइन कन्वेंशन लगाएं। साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो आप लिखेंगे v माइनस एफ बाई एफ इज इक्वल टू v बाई माइनस यू। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? साइन कन्वेंशन के साथ जब लिखेंगे तो यही लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे? यही लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब क्या, अब इसको तो सॉल्व करना है। v बाई एफ माइनस 1 इज इक्वल टू v बाई यू। दोनों को एक तरफ कर लीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए। कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ, यहाँ माइनस वी बाई यू, थैंक यू। इसको इधर ले आइए, v बाई एफ प्लस v बाई यू इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? यहां से v कॉमन ले सकते हैं क्या? v कॉमन ले लीजिए, v कॉमन लिया, क्या बचा? 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1। ये v को नीचे उतार दें, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई वी। और यहां से आप लिख सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, एंड दिस इज दी लेंस फॉर्मूला जो आप 10th क्लास में पढ़े ही नहीं थे, साथ साथ आपने इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। है तो सारे छोटे छोटे डेरिवेशन, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। और जैसा डेरिवेशन आपका लेंस फॉर्मूला का है, ऐसा ही मिरर फॉर्मूला का भी था, पर चूंकि मिरर फॉर्मूला इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए मैं मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कराया था। पर मिरर फॉर्मूला में भी ऐसा ही होगा, सिर्फ लेंस की जगह वहां पे क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। वहां पे भी सिमिलैरिटी ही प्रूफ करना होता है। 2 बार सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी। वहां पे जब कन्वेंशन डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। क्वेश्चन लिखिए, ये लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज थिन लेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज थिन लेंस फॉर्मूला। हेडिंग डालें, सॉरी क्वेश्चन लिखें, अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, a convergent beam of light passes through the diverging lens. The convergent beam of light passes through diverging lens of focal length 0.2 meter, of focal length 0.2 meter, and comes to focus 0.3 meter behind the lens, comes to focus 0.3 meter
behind the lens. Find the position of the point. Find the position of the point at which the beam would converge. Find the position of the point at which the beam would converge in the absence of lens. लेंस के एब्सेंस में ये किस प्रकार से कन्वर्ज करेगा? एब्सेंस ऑफ लेंस. सॉल्व कीजिए. The beam would converge in the absence of lens. बहुत सरल है, आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको क्या निकालना है? V निकालना है. गेट को निकालिए जरा. आपको F दिया हुआ था 0.2 मीटर, आपको V दिया हुआ है 0.3 मीटर, आपको U निकालना है. बस सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा. F दिया हुआ है 0.2 मीटर, V दिया हुआ है 0.3 मीटर्स, आपको U पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है. यू नो F इज 0.2 मीटर, यू नो V इज 0.3 मीटर, आपसे U कह रहा है निकालो. बताइए क्या आंसर आ रहा है? मुझे क्या अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये सवाल सब लोग गलत करेंगे. अंदर से ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्यों. और जब अंदर से आता है ना तो लगभग वो सही ही रहता है. हाँ, जो भी है, कन्वेंशन में गलती करें या किसी में गलती तो गलती होती. डाइवर्जिंग लेंस है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डाइवर्जिंग लेंस है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाइवर्जिंग लेंस. अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर. उसमें डाइवर्जिंग लेंस तो कनकेव होता है ना, कनकेव में फोकस पीछे बनता है, माइनस लेना फोकस. अब मेरे को नहीं पता, आपको पता होगा. हाउ विल आई नो दीज ऑल थिंग्स? फोकस भी नेगेटिव है. लास्ट वाला लाइन. फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द बीम वुड कन्वर्ज इन द एब्सेंस ऑफ लेंस. लेंस अगर नहीं होता तो कहां कन्वर्ज होता? जहां U है वहीं कन्वर्ज होगा. क्लास 10th में आपने इसका सारा डायग्राम बनाया होगा कि कन्वर्जिंग लेंस में किस किस प्रकार से वो सब इमेज सब फॉर्म होता है. और वहाँ पे आपको याद होगा कि जब आपने बनाया होगा तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? इट इज ऑलवेज इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑलवेज. आंसर कितना है? आंसर आप बताइए. 0.12. गुड. 0.12 विथ अ नेगेटिव साइन, विथ अ नेगेटिव साइन. फोकल लेंथ आपको लेना था पॉजिटिव और V लेना था नेगेटिव. ये आप लेंगे, आपका आंसर
1 2 विद अ नेगेटिव साइन आ जाएगा। डन। हेडिंग डाले लेंस मेकर फॉर्मूला, हेडिंग डाले लेंस मेकर फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला यहां सिर्फ कन्वेंशन का ही खेला था, बाकी सब तो आप लोग जानते ही थे। क्वेश्चन कनकेव लेंस का दे दिया, जबकि पढ़ा डेरिवेशन में कहाँ रहा था, कन्वेक्स लेंस पढ़ा रहा था, पर जो सवाल दिया था वो किसका था, कनकेव लेंस का था। तो मुझे लग रहा था शायद आप गलती कर देंगे, वही गलती हो सकती थी। और बाकी क्या था, बाकी तो कैलकुलेशन था। मैथमेटिक्स में तो आप लोग गलती करते नहीं, आप तो फिजिक्स में ही गलती करते हैं। फिजिक्स ही टफ पड़ता है, मैथमेटिक्स तो आता ही आपको। चलिए हेडिंग डाले लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। अब ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। यहां से यहां की दूरी को आप क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। यहां से यहां की दूरी को आप क्या कहते हैं, v कहते हैं। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दिस इज 2 एंड दिस इज अगेन 1, है ना। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर हवा या कुछ भी होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। भाई इधर हवा है, हवा से लाइट गई, लेंस में थोड़ा डिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और बेंड करके यहां पे इमेज बना, ये हो रहा है ना लेंस में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं। अब कैन आई ड्रॉ या राइट दिस या कैन आई ड्रॉ दिस एज दिस एंड दिस, क्या मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं। दो सरफेस है ना, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। इस सरफेस के लिए कैन आई से दिस इज n1, दिस इज n2, दिस इज u, दिस इज f एंड दिस इज v1। और यही आपने डेरिवेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, कहां पे, फर्स्ट डेरिवेशन जो आज की क्लास में हुई थी ये। और अब जो यहां का इमेज फॉर्म हुआ है दैट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट टू दिस, इसका इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट टू दिस, और फिर उसके वजह से फाइनली क्या होगा, उस तरफ इमेज फॉर्म होगा। तो सेकंड वाला जो आपका इमेज आएगा, दैट सेकंड वाला जो आपका वो होगा, ये होगा दिस इज n2, दिस इज n1। यहां से इमेज ऐसे चलेगा और ये कहीं पर यहां आएगा, दिस इज v1, दिस इज u, यानी एक्चुअली ये v हो जाएगा, ये पूरा बाहर के लिए v हो जाएगा। और यहां से एक दूसरा डॉट बनेगा जो इसको आप क्या बोलोगे, नाउ दिस इज कॉल्ड एज f। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है। इसके ऊपर एक बार आप क्या लगाएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। इसके ऊपर भी आप क्या लगाएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा। कोई डाउट? अरे दो सरफेस है ना, एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है, ऐसे समझिए। ये मुझे जो समझ में आ रहा है आप लोग का चेहरा देख के वो यही है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बिकम्स द इमेज ऑफ दिस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। कई बार आप सैलून में जाते हैं, सैलून में आप अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा जहां पे आपने देखा अगर पीछे भी एक मिरर लगा हुआ है तो मेरा जो ओरिजिनल इमेज बना है वो उस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा? ये समझ में आ रहा है? मैं अगर सामने मिरर को देख रहा हूं, मैंने मिरर को देखा, अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करिए, लॉजिक क्लियर हो जाएगा। एक सैलून में इस मिरर और इस मिरर के बीच की दूरी 10 मीटर है, ज्यादा हो गया, 10 फीट है, ठीक है। मैं ये जो सामने वाला मिरर है इससे 2 फीट की दूरी पर बैठा हूं। क्या बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है? मैं जिस सैलून में बैठा हूं उस दोनों मिरर के बीच की दूरी 10 फीट है।
मैं ऐसे एक ही मिरर को देख के कभी बाल कटा सकता है ना, दोनों मिरर को तो एक साथ देख के बाल नहीं कटा सकते। मैं एक मिरर को देख के बाल कटा रहा हूं, तो मेरा चेहरा कहां बन रहा होगा? अंदर 2 फीट अंदर, 2 फीट अंदर बनेगा नहीं बनेगा? मेरा फर्स्ट इमेज कहां बन रहा होगा? 2 फीट अंदर। वो जो 2 फीट अंदर मेरा इमेज बना है, उस वाले मिरर के लिए कैन इट एक्ट एज ऑब्जेक्ट? तो उसका जो इमेज बनेगा वो कितने फीट अंदर बनेगा? 12, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इस तरफ मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अंदर। तो उस इमेज, वो जो इमेज मेरा बना है वो एक्चुअली 10 तो ये है और 2 इसके अंदर, तो टोटल कितनी दूरी पर है? 12। तो 12 इधर, तो इस दीवार, इस वाली मिरर से भी वो अंदर कहां बना होगा? 12। यानी मेरा जो पहला इमेज है दैट एक्ट्स एट द ऑब्जेक्ट टू द सेकंड मिरर। ये लॉजिक क्लियर है? अगर सबको ये क्लियर है तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आईआईटी के सिलेबस में ये बहुत प्रोमिनेंट सवाल होता है, बहुत सारे सवाल इसके पूछे जाते हैं। आपको लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन पूछते हैं। लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन कैसे पूछा जाता है? आपको ये लेंस है, यहां से एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसका एक इमेज यहां बना, गॉट इट? यहां हमने एक मिरर डाल दिया, यहां क्या डाल दिया? मिरर डाल दिया। अब इस मिरर का इस तरफ एक बहुत बड़ा सा इमेज बन रहा है, तो ये कैसे फाइनल इमेज यहां कैसे बन रहा होगा? तभी बन रहा होगा जब इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो इस मिरर के लिए क्या बिहेव कर रहा है, इसका जो इमेज था वो इसके लिए क्या बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट, और फिर उसके हिसाब से ये फाइनल इमेज बन रहा होगा। ये लॉजिक अगर क्लियर है तो आगे आने वाला एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल, व्हाट इज दैट? लास्ट वाला टॉपिक क्या है आपका? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आप तभी समझ पाइएगा जब आप एक ऑब्जेक्ट का इमेज विल बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट टू द अनदर मिरर और लेंस। यही कॉन्सेप्ट से आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप काम करता है। इसका इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट टू दिस, जैसे अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, वही यहां भी हो रहा है। इस सरफेस का जो इमेज फॉर्मेशन था वो इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करके ऐसा हो गया। अब आप इसके लिए 2 बार इक्वेशन लिख लीजिए, काम खत्म। पहली बार के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहली बार के लिए लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था बोलिए तो? फॉर्मूला था N2/V माइनस, यहां नहीं लिखना चाहिए, ये ऊपर लिखना चाहिए, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू 1/R N2 माइनस N1, यही फॉर्मूला था। अब इस सरफेस के लिए अगर मैं लगाऊं तो क्या लिखूंगा? N2/V1 माइनस N1/U इज इक्वल टू 1/R N2 माइनस N1। लिखूंगा नहीं लिखूंगा बताइए? ये लिख सकते हैं इसके लिए? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अभी नहीं यूज किए हैं, पहले इक्वेशन तो देख लें कि हाँ ये लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे, फिर तो साइन कन्वेंशन अगली लाइन में यूज करेंगे। इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, N1/V, यहां क्या लिखेंगे? N1/V, क्योंकि ये वाले सरफेस के लिए लिख रहे हैं ना, N2/V लिखते हैं, यानी N2 ये वाला, तो इसके लिए उधर लिखेंगे N1 दिस माइनस N2/V1 इज इक्वल टू 1/R दिस माइनस दिस N1 माइनस N2। ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? सेकंड वाला जो लिखा, पहला वाला तो सबको समझ में आता है, दूसरा ही नहीं समझ में आता। दूसरा वाला कैसे लिख दिया आपने? आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर ये समझ में आ गया तो फिर कहानी खत्म है। फिर क्या, विथ कन्वेंशन डालेंगे और लिख लेंगे। सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ तो हमने कन्वेंशन डाला ही नहीं है अभी तो। नहीं मतलब लेंगे सर, कैसे सर एक बार वो बता दीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। इधर से आएगा सर, जिधर वो ये इधर से जा रहा है हाँ। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है सर। जिस दिशा में डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसके पीछे वाली साइड नेगेटिव लेते हैं। बस सीधा हिसाब है, इसमें तो बहुत सारा रॉकेट साइंस है ही नहीं।
हो गया। अब ये दो इक्वेशन है, इसमें कन्वेंशन डाल दीजिए। जब आप कन्वेंशन डालेंगे यह आएगा n2 बाई वी वन माइनस n1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर n2 माइनस n1। और इस तरफ जब आप कन्वेंशन डालेंगे, इस तरफ जब आप कन्वेंशन डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, n1 बाई वी प्लस n2 बाई माइनस वी वन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर n1 माइनस n2। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको लिखते हैं n2 बाई वी वन ये प्लस n1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर n2 माइनस n1। इसको लिखेंगे n1 बाई वी माइनस n2 बाई वी वन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर n2 माइनस n1। कोई दिक्कत? क्या चीज यहां पे कट रही है देखिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आपस में अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक ही चीज थी जो हमने खुद से मानी थी, वो क्या था, v1 ही खुद से माने थे ना, ओरिजिनली तो हमें uv यही पता था, तो जो v1 वाला था वो कट जाना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानकर इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सर वहाँ पे नेगेटिव होगा ना, कहां पे, n1/v इसके ऊपर वाला सर, ये इसके ऊपर सर ये क्यों नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है। इसके ऊपर नेगेटिव कहां, सर वहाँ पे ये ना, इसका अगर हम नेगेटिव बना दिए ना, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तभी ना यहाँ नेगेटिव आएगा, तभी तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल होगा। ठीक है, अब बाकी चीजें मिटा दूं बोर्ड पर से। अब इन दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ये फोटो तो बना ही लिया होगा आपने, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास सीधे क्या मिल जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपके पास बन जाएगा n1v प्लस n1u इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये ऐड होगा ना, 2 बाई आर ब्रैकेट n2 माइनस n1। यही बचेगा क्या, देखिए तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही बचना चाहिए। ये 2 टाइम्स आर इसलिए बचा है क्योंकि हमने यहां पे अजम्पशन लिया हुआ है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। अगर ये सेम नहीं होता, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है, तब तो ये आता। लेकिन अगर होता R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो यहां पे क्या आता मैं लिख देता हूं, ये इधर लिख देता हूं, n1v प्लस n1u इज इक्वल टू आता n2 माइनस n1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1, ये हो जाता R1 प्लस 1 अपॉन R2। लॉजिक आ रहा है क्लियर? क्योंकि यहां पे हमने दोनों R मान लिया तो ये 2R हो गया। अगर R1 और R2 अलग अलग होते तो यही आता। डन? कोई डाउट? अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं यहां से n1 कॉमन ले सकता हूं, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, उस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, यहां से मैं n1 कॉमन ले रहा हूं, इससे देखिएगा ध्यान, इससे, क्योंकि दोनों बराबर वाले से R1 R2 का टर्म नहीं आएगा, R1 R2 टर्म आएगा, आप उसको बाद में दोनों जगह R लिख देंगे तो आपका काम बन सकता है। n1 अगर मैं कॉमन लेता हूं, आपके पास क्या बचेगा, n2 बाई n1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, यहां से यहां आने में कोई दिक्कत है?
मैंने खाली n1 दोनों से कॉमन ले लिया है और कुछ नहीं किया है। ये नीचे वाला सब मिटा दूं। चलिए ध्यान से देखिए, अब n1 से n1 कैंसिल कर दूं, n1 से n1 कैंसिल। अब जो आपके पास बच जाएगा वो क्या है, 1/v माइनस सॉरी प्लस 1/u इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम 1/r1 प्लस 1/r2। कोई दिक्कत? यहां पे आप साइन कन्वेंशन यूज करिए, इस इक्वेशन में आप साइन कन्वेंशन यूज करिए, v नेगेटिव सॉरी u नेगेटिव v पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ये थोड़ी सी गलती हो गई यार, ये -1 तो आएगा ही ना यहाँ पे, 1/r1। अच्छा ये प्लस 1/r2 है, यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजिंग साइन कन्वेंशन। एक मिनट, यूजिंग साइन कन्वेंशन। हाँ क्या हुआ सर उस टाइम भी तो साइन कन्वेंशन लिए थे ना, तो अभी फिर से क्यों नहीं? कहाँ पे? उस टाइम जो आप u पे लिए u और v1 उसमें भी तो साइन कन्वेंशन लिए थे। उस टाइम पे साइन कन्वेंशन लिए थे, सीधे फॉर्मूला लिखे थे ना, साइन कन्वेंशन लिए थे। ठीक है, ये फाइनल में हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 1/v माइनस 1/u आ रहा है ताकि ये 1/f में कन्वर्ट हो सके। तब ना लेंस में लेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा आपका, 1/f तभी आएगा, 1/v माइनस 1/u। साइन कन्वेंशन डालना ही होगा एक बार तो। ठीक है, अब ये आ गया दिस -1 इंटू, इसको कन्वेंशन डालेंगे तो r1 कौन सा है, फर्स्ट सरफेस, इसका पोलैरिटी इधर है तो ये पॉजिटिव, r2 किधर होता है पीछे, इसका निगेटिव, ये आ जाएगा 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। और इस इक्वेशन में, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं तो इक्वेशन में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर आप f के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम -1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। दिस फॉर्मूला इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बन के आता है। सॉरी, कोई दिक्कत? हेडिंग डाले पावर ऑफ द लेंस, हेडिंग डाले पावर ऑफ द लेंस। ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, याद रखिएगा। ये r1 r2 अगर बराबर हो जाए तो उसकी जगह आप r डालेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा जो हम लोगों ने सीधे r/2 लिख दिया था। और अगर अलग अलग होगा तो r1 r2 का टर्म रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मिटा दूं? चलिए हेडिंग डालिए पावर ऑफ द लेंस, हेडिंग डालिए पावर ऑफ द लेंस। आपने लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा हुआ बताइए मुझे, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा है, v/u पढ़े हैं ना जी सर। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, m इज इक्वल टू n2b/n1u। थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। लेंस के केस में द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम एंड गोइंग टू दिस मीडियम, मीडियम जहां से आया वहीं गया, बोथ द मीडियम आर सेम, m इज इक्वल टू क्या हो गया, v/u। ये लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिस मीडियम से लाइट आया था उसी मीडियम में चला गया, तो दोनों जगह मीडियम सेम है, इसलिए आपने दोनों की जगह क्या लिख दिया, n लिख दिया और ये कैंसिल आउट हो गया। अगर इसके अंदर का मेरे को पूछ रहा होता, फिर मेरे को इन दोनों के बीच का कुछ लिखना होता, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू n2b माइनस m2b/n1u वाला। तो एक सरफेस रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, और दोनों सरफेस है तो फिर इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, खत्म हो गया, जिससे था उसी में गया।
तो ये आपका अगर सेकेंड मीडियम है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, तो दोनों तो बराबर ही हैं, तो ये भी n और ये भी n, n और n अगर बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है v बाई यू। ये लॉजिक क्लियर हुआ? जी सर। हाँ कि ना? नहीं हो गया? ऐसे बीच में बोल दिया, मेरे को लगा शायद आप लोग को डाउट आएगा, क्योंकि वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, m इज इक्वल टू n2v बाई n1b, n2v बाई n1u। अब ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये कब यूज करेंगे, और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कब यूज होता है? ये तब यूज होता है जब आप लेंस लिख रहे हैं। लेंस में जिस मीडियम से लाइट चलती है उसी मीडियम में पहुंचती है, क्योंकि इस तरफ जो इमेज ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उसी तरफ सेम मीडियम में बनता है। समझ में आ रहा है ये बात जो मैं बोल रहा हूं? Whereas जब आप सिर्फ सिंगल सरफेस सिस्टम देखते हैं तो उसमें इमेज ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बन रहा है, अंदर। तो अंदर बनेगा तो ये मीडियम अलग है और ये मीडियम अलग है। जब दोनों मीडियम अलग होगा तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो यहां लिखा हुआ है, और जब इधर से चला और उधर ही पहुंच गया, दोनों साइड का मीडियम सेम है, तो ये दोनों तो सेम हो गए तो कट गया, तो मैग्निफिकेशन क्या निकल के आ गया, v बाई यू। लॉजिक क्लियर है? मतलब लॉजिक से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे कौन सा लगाना है। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए, पावर ऑफ द लेंस एज सच बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। वाई इट इज डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट? हम लोग क्लास में भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग लेंस लगाए हुए, खास करके सामने ही एक बच्ची बैठी पूरा बड़े बड़े लेंस के साथ। आपका पावर क्या है? एक में -1, एक में -0.75। मैं कह रहा एक में -1 है, एक में इनका पावर कितना है, पावर इज -1। गॉट इट? अच्छा, कोई ऐसा यहां पे है या आप किसी को जानते हो जिसका पावर प्लस में है, किसी के घर में, या ऐसा जिसका पावर प्लस चल रहा है? ओल्ड एज पीपल का पावर जनरली प्लस में रहता है। ये बेसिकली एसोसिएटेड है एक बीमारी से। अल्टीमेटली आपको एक बीमारी हुई है। व्हाट इज दैट बीमारी? आपको क्या दिक्कत आई थी? आप बोर्ड नहीं पढ़ पा रहे थे, यानी आप दूर का नहीं देख पा रहे थे। दूर का नहीं देख पा रहे थे मतलब आपको निकट दृष्टि दोष हुआ था, आपको शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का तो बराबर दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे दादाजी, कोई भी लेडीज इधर से उधर जा रही होगी ना, वो उसको पूरा पकड़ लेंगे, कौन है, किसके घर से आई है, क्या है। पेपर नहीं पढ़ पाते। मैं उनको बार बार मजाक में ऐसा बोल देता था कि मैंने अजब नहीं, जब जानता था पढ़ा, मतलब ये ऑप्टिक्स नहीं पढ़े हुए थे, तो ऐसा लगता था वाह, कौन घर की बहू किधर जा रही है, इनको पूरा बराबर दिखता है। और पेपर पढ़ने बोलिए तो इनको दिखाई नहीं देता, काट रहे हैं। तो तब अब आप समझ सकते हैं बच्चे ब्रेन का ये है। अब तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझ गया कि क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो मेरे दादाजी को क्या बीमारी थी? इनको दूर दृष्टि दोष था, इनको लॉन्ग साइटेडनेस था, दूर का दिखता था, नजदीक का नहीं दिखता था। ठीक है, जिनको नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, उनका पावर होता है नेगेटिव। दिस इज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। और जिसका पावर पॉजिटिव हो जाता है उसको होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मैंने ऐसा याद किया था, जिसको नजदीक का दिखता है, मैंने वो छोटा डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस मतलब नाम भी छोटा, मायोपिया। और जो फार साइटेडनेस, दूर माने बड़ा मतलब हाइपर। तो ऐसे मैंने याद करके रखा था। अब ये जो पावर है या आखिर क्या है, ये हमें पहले समझ में आना चाहिए। पावर का मतलब होता है बाय फॉर्मूला, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ focal length in meter, and if it is written in centimeter then power is equal to 100 by f in centimeter। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कन्वेक्स लेंस के लिए, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के लिए आपका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और कनकेव लेंस के लिए
आपका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। पावर किसी भी चीज की तभी नेगेटिव आ सकती है जब नीचे यहां नेगेटिव लगा हो, यानी जिसको नेगेटिव पावर है इसका मतलब उसको कौन सा लेंस लगा होगा, कनकेव लेंस लगा होगा। और जिसको पावर पॉजिटिव आ रहा है उसको कौन सा लेंस लगा होगा। तो आप लोग कौन सा लेंस पहने हुए हैं अभी, आप कनकेव लेंस पहने। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लगे हाँ तो दो बीमारी भी समझा ही देता हूं क्योंकि यहीं से सारा वो भी जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, आपने ऐसा आंख तो देखा ही होगा, जब कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे आप ऐसा आंख देखे थे ना अपना, और 10th क्लास में कुछ ऐसा ऑप्टिकल नर्व वर्व कुछ था, इधर कुछ रेटिना करके कुछ करके कुछ ऐसा होता था, इधर कुछ आंख के अंदर कुछ मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा सब इधर ही है, इट इज नॉट हियर और इट इज इनसाइड द ब्रेन। अच्छा अच्छा, हियर इज समथिंग दैट आइरिस एंड सम कॉन्स एंड समथिंग लाइक दैट, रेटिना वो सब इधर। खैर मेरे को से क्या मतलब, मैं तो इंजीनियर आदमी हूं तो इससे मेरे को कोई खासा मतलब नहीं। हुआ क्या, जिसका पावर नेगेटिव है, जिसका पावर नेगेटिव है, परफेक्ट इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का तब बनता है जब इधर जो आपने इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट आपने देखा, इसका इमेज इस स्क्रीन पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, तो ये उल्टा बनता है। आपके रेटिना पर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा। फिर वो सिग्नल जाता है आपके ब्रेन को, ब्रेन उसको सीधा करके आपको बताता है कि ये सीधा है, मतलब ये सब सीधा है सब कुछ। अभी किसी किसी का ऐसा हो गया कि ये इधर बनने लग गया। अगर ये इधर बन रहा है तो आपको इसको क्या करना चाहिए, पीछे खिसकाना है, आपको इसको पीछे खिसकाना होगा। किसी किसी का ऐसा हो जाएगा कि इधर बनने लग जाएगा, तो इसको कहां चाहिए, आगे खिसकाना है। अगर इसको मुझे पीछे खिसकाना है, कॉमन सेंस से सोच के देखें, यहां पे अगर मैं ऐसा लेंस डालता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये लेंस इधर से आएगा, ये लेंस इधर से आएगा, ये पैरेलल रेज आए, ये इसको डाइवर्ज करेगा, तो रे पहले थोड़ी सी क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्ज होने के बाद जब आपके ओरिजिनल लेंस पे पड़ी, डाइवर्जन ज्यादा हो गया, मेरा डायग्राम छोटा हो गया, तब ये क्या करेगा, जो पहले नजदीक बन रहा था उसको कहां बना देगा, अब एग्जैक्टली दूर पे बना देगा, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, तब जो जाके वो जुड़ेगा, तो जहां जुड़ना है वहीं जुड़ जाएगा। तो इसलिए जिसका नेगेटिव होता है उसका एक्चुअली रेटिना से आगे इमेज बन जाता है। अब इसी में जो दूसरा केस है, किसी का क्या हो रहा है, दूर बन जा रहा है। अब जिसका दूर बन रहा है उसको क्या करना है, खिसकाना है। तो आप जो रेज आया उसको पहले ही थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो, और तब जो वो फिर से डाइवर्ज होगा तो जो दूर बन रहा था अब उसको क्या कर लेगा, नजदीक कर देगा। तो बुरा आदमी लोग को कौन सा लेंस लगता है, कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और उनका जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। वेयरएज जो आदमी का पावर नेगेटिव होता है उसको कौन सा करेक्टिव लेंस लगता है, कनकेव, और उनका इमेज क्या बनता है, रेटिना के आगे। पूरा लॉजिकल है, इसमें कुछ रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली पावर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर एंड पावर इज इक्वल टू 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर। तो पावर की परिभाषा लिख लें, द एबिलिटी ऑफ द लेंस to converge or diverge, the ability of the lens to converge or diverge the ray of light incident on it, the ray of light incident on it, the ray of light incident on it is known as power of the lens. Power of the lens, the ability of the lens to converge or diverge the ray of light incident on it is called power of the lens. और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, और सेंटीमीटर्स में लिखेंगे तो पावर इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। खैर आपने भी लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, उसमें क्या पढ़े, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू refractive index of second medium with respect to first medium -1 is equal to 1 upon R1 minus 1 upon R2। अभी इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, पावर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस -1 upon R1 minus 1 upon R2। कैन आई राइट दिस, बिकॉज 1 upon फोकल लेंथ इज इक्वल टू, तो पावर का एक और फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू लेंस मेकर फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं।
वेयर R1 एंड R2 आर मेजर्ड इन मीटर्स। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे बाई 100, बाई 100 आया तो R1 एंड R2 क्या होगा इन सेंटीमीटर्स। तो 2 बार आप लिखिएगा, मेरे पास तो कलर का ऑप्शन था, आप 2 बार लिखेंगे। हेडिंग डालिए, सॉरी न्यूमेरिकल लिखिए। क्वेश्चन, इफ द रेडियाई, वो बीमारी वाली बात समझ में आ गई ना, वो समझना ही है, मतलब एक बार अगर थोड़ा सा अपने से दिमाग लगा के सोच लेंगे ना तो वो समझ में आ जाएगा पूरा कैसे क्या बीमारी हो रही है। इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ द डबल कन्वेक्स लेंस, इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 9 centimeter and 15 centimeter respectively, if the radii of curvature of the faces of double convex lens are 9 centimeter and 15 centimeter respectively, and the refractive index of glass is 1.5 and the refractive index of glass is 1.5, then determine the focal length and the power of the lens. 1.5, then determine the focal length and the power of the lens. Determine the focal length and the power of the lens. फोकल लेंथ और पावर आपको निकालना है। डिटरमाइन दी फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ दी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। आ गया आंसर? सारा कुछ दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। R1 इज इक्वल टू 9, R2 इज इक्वल टू -15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज 1.5, तो सब कुछ दिया हुआ है, विद कन्वेंशन पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। R1 इज 9, R2 इज 1.5, सॉरी -15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसको म्यू भी बोलते हैं हम लोग, दैट इज 1.5। सारी वैल्यूज को पुट करिए, फोकल लेंथ निकल के आ रहा है 11.25 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ निकल के आ रहा है 11.25 सेंटीमीटर्स, और पावर इज इक्वल टू 1/100/f इन सेंटीमीटर होता है, बस 100/11.25 पावर इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ रहा है 8.88 डायप्टर। अच्छा ये बताना भूल गया था, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, ये तो 10th में भी पढ़े थे हम लोग, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। डन। लास्ट हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये हो गया 1.5, 1.5 - 1 इज 0.5, 1/9 -1/15, तो 1/9 + 1/15। सॉल्व कीजिए, पावर निकल के आ रहा है, फोकल लेंथ निकल के आ रहा है 11.25 इन सेंटीमीटर्स। एक बार आ गया, फिर क्या। हेडिंग डाले, हेडिंग डाले, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। हेडिंग डाले, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। What do you mean by combination of lens? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या तात्पर्य है?
ऐसे आपने ना दो लेंस को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और फिर आप पूछ रहे हैं कि बताओ भाई मेरा फाइनल इमेज कहां बनेगा। ये हुआ ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। रजिस्टर्स आप जोड़ते थे, याद है, रजिस्टर्स को जोड़ते थे, कैपेसिटर को जोड़ा हुआ है आपने, तो लेंस को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो लेंस को जोड़ेंगे तो यहां से यहां पर जो डिस्टेंस है उसको यू बोलेंगे, यहां से एक लाइट रे चलेगी, पहला इमेज आपका बनेगा कहीं यहां पे, तो ये जो पहला इमेज बना है ना इसको हम बोलेंगे V1, और फिर इस V1 का एक फाइनल इमेज बनेगा दैट इज कॉल्ड एज V, जो कहीं यहां पर बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इस लेंस का फोकल लेंथ होगा f1, इस लेंस का फोकल लेंथ होगा f2, ठीक है। V1 क्या है, V1 इज द इमेज फाउंड बाय द फर्स्ट लेंस, एंड द इमेज फाउंड बाय द फर्स्ट लेंस विल बिहेव एज द ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड लेंस, एंड उसकी वजह से फिर फाइनल इमेज बनेगा इस पोजीशन पे जो दूरी आपको V लिया गया है। दो बार लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट सरफेस के लिए। 1/V माइनस, फॉर्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। लेंस का फॉर्मूला यही है ना, लिख रहे हैं 1/V1 बिकॉज फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना है, V1 पे बना है, ये लिख दिया, ये लिखा फॉर फर्स्ट सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/V माइनस 1/V1 इज इक्वल टू 1/F2। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैंसल, क्या बचेगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। कोई दिक्कत, यहां पे कोई डाउट है। अब देखिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F है, और 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 है। ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, कैन आई से कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या हो गया, 1/F1 प्लस 1/F2। तो अगर ये 3 होते तो क्या हो जाता, 1/F3, 4 होते तो सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अच्छा, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे, प्लस डॉट 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 1/Fn फॉर n नंबर ऑफ लेंस, n नंबर ऑफ लेंस। अब लेंस चाहे कोई भी हो, अच्छा 1/F को कैन आई राइट P इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज P1, दिस कैन बी रिटन एज P2 प्लस डॉट 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 Pn। तो पावर का भी एडिशन होगा ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, तो ये भी उसके नीचे लिख लीजिए, पावर ऑफ द लेंस का कॉम्बिनेशन। साक्षी में लिखा है क्या, नहीं है। और एक तीसरा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल दीज होता है m1 इंटू m2 इंटू डॉट 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 mn के बराबर। ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन था इसका, 2-3 लाइन में कर दिया है, आप लिखना चाहिए था। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही मत लिख दीजिएगा। वी नो एज इट इज नोन टू अस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस, दिस इज for second surface, this on adding equation 1 and 2, this on comparing A and B। एग्जाम में ऐसे मत कर दीजिएगा फटफट फटफट में, तो पता चला टीचर भी ऐसे फटफट फटफट नंबर दे दिया आपको। एग्जाम में थोड़ा लंबा करिएगा, खींचिएगा इसको नीचे की ओर। वो कैसे खिंचाएगा, जब आप उसमें कुछ एड ऑन्स डालेंगे, टॉपिंग्स डालिएगा उसके ऊपर, तो टॉपिंग्स खुद से डालना है। डोंट एक्सपेक्ट मी टू ऐड दैट ऑल टॉपिंग्स। वो बोले सर धनिया पत्ता नहीं डाल रहे आप ऊपर। डन, सवाल लिखें, अभी तक लिखे नहीं है, अरे जल्दी जल्दी लिखिए, इतना क्या लेट कर रहे हैं आज। समझ रहे हैं सर, हाँ समझ के लिख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, आपके सिलेबस में ना वेलोसिटी भी नहीं है। वेलोसिटी मतलब आप तो अभी लेंस को खाली रुका हुआ पढ़ रहे हैं। लेंस मूव करेगा तो उसका इमेज किस वेलोसिटी से चेंज करेगा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? आपके सिलेबस में नहीं, आईआईटी के सिलेबस में। क्या सिलेबस में है? सपोज ऑब्जेक्ट इज
अब इसमें 3 केस बनता है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, लेंस इज मूविंग, तो इमेज की स्पीड से मूव करेगा। ऑब्जेक्ट एंड लेंस बोथ आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड, इमेज की स्पीड से मूव करेगा, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा इधर। तो आईआईटी जैसे ही, मतलब आईआईटी मतलब नॉट मेंस, एडवांस, एडवांस जैसे ही आया, सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स कम इनटू एग्जिस्टेंस कि अभी वो दिस लेंस, और ये डे टू डे लाइफ में होता है ना, आपके जो गाड़ी है, गाड़ी में एक मिरर लगा है, आप चल रहे हैं, तो एडवांस में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो यही से बनते हैं, मतलब डे टू डे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप चल रहे हैं, पीछे वाली गाड़ी भी चल रही होगी, तो किस स्पीड से इमेज भी चल रहा होगा, क्योंकि आप पीछे वाली गाड़ी को देखते हैं ना वो साइड वाले मिरर से, तो साइड वाले मिरर से जब आप देख रहे हैं वो गाड़ी भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं, तो आपको वो चलती हुई गाड़ी किस स्पीड से आती हुई दिखेगी इमेज में, तभी ना आप अंदाजा लगाते हैं पीछे वाले को देख के। क्लोजर है तो हम डिस्टेंस तो नहीं पूछ रहे आपसे, आपसे पूछ रहे स्पीड क्या है, तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। पर ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाता है कहानी, कहानी बहुत दूर तक जाता है, पर आपको नहीं पढ़ना है, एडवांस के लिए ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है, पर ऐसा होता है। हाँ, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन में प्रोडक्ट हो जाता है, आपको जो शीट दिया उसमें भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखिए, राइट द क्वेश्चन। Two thin lenses are in contact. Two thin lenses are in contact, and the focal length of the combination is 80 centimeter. The focal length of the combination is 80 centimeter. Of the lens is 80 centimeter. Combination of lens is 80 centimeter. If the focal length of one lens is 20 centimeter, if the focal length of one lens is 20 centimeter, then what would be the power of the other lens? Then what would be the power of the other lens? Two thin lenses are in contact and the focal length of the combination is 80 centimeter. If the focal length of one lens is 20 centimeter, then what would be the power of the other lens? Other lens का पावर क्या होगा? बहुत ही सरल सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, आपसे सवाल दिया है 1/f, मतलब आपको कैपिटल ये जो f दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, f1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आपसे f2 पूछ रहा है, क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/100 सॉरी 1/80 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2, 1/f2 इज इक्वल टू 80 1 माइनस, ये गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, इधर माइनस आ गया है ना, 1/80 माइनस 1/20, 1/f2 इज इक्वल टू 80, दैट इज 1 माइनस 4, 1/f2 इज इक्वल टू 3/80, f2 क्या निकल के आया 80/3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा इसका पावर बताओ, पावर इज इक्वल टू होता है 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, पावर इज इक्वल टू 100 बाई 80/3 इज इक्वल टू 100 इंटू 3/80, 5 बार में 4 बार में 15/4 विद अ नेगेटिव साइन, तो पावर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ 15/4, पावर इज इक्वल टू माइनस 3.8 कुछ 9 होना चाहिए, कितना आ रहा है 3.75 माइनस 3.75 डायप्टर, पावर इज इक्वल टू माइनस 3.75 डायप्टर। ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया, आसान था। अगली क्लास में 4 टॉपिक आपको पढ़ाना है। एक है आपका प्रिज्म, उसके बाद आता है आपका टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, तीन ही टॉपिक पढ़ाना है, एक प्रिज्म, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।
अगली क्लास में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।